इस सदन में पिता पुत्री माँ बेटी पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया क्रांति संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें। I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. प्रधानमंत्री जी जब बात कर रहे थे उसके बाद लीडर ऑपोजिशन को बोलना था, ऐसा लोगों का मानना था कि उनको बोलने दिया जाए, लेकिन उस वक्त भी बोलने नहीं दिया गया और आज भी नहीं बोलने दिया गया है। ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि शर्मनाक है, ये गलत है, निंदनीय है। लेकिन पता नहीं क्या दबाव या क्या दिखाई पड़ता है, क्यों ऐसा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग की इस खुली चर्चा में आपका स्वागत है। बात करेंगे राहुल गांधी के बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनको लोकसभा में एक हफ्ते से बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी का पूरा बयान सुन लेते हैं और फिर बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बयान आप ये एक मिनट, ये बयान आपके सामने है। I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए मुझे, मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिए। और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में सॉरी पीछे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है, जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। सर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए थे, वो बनाना पड़ा है। आपके ऊपर कहा कि राहुल को मर्यादा में रहने की बात कही। मैंने कुछ नहीं किया है। तो उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। आपको क्या मैं बोल रहा हूँ, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहाँ डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला। तो आपने सुना कि राहुल गांधी क्या कह रहे थे। कुंभ मेला वाली जो पूरी बात है वो दरअसल ये कह रहे थे कि जब उन्होंने कुंभ मेला पर वक्तव्य दिया उसके बाद मैं बोलना चाह रहा था और मैं भी कुंभ मेला के आयोजन पर अपनी बात रखना चाह रहा था, बेरोजगारी की बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया। दरअसल बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी के बोलने से ऐसा क्या हो जाएगा कि स्पीकर बोलने नहीं दे रहे। और दूसरी बात, स्पीकर ने जो बातें कही हैं, स्पीकर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का जो व्यवहार है, जो कंडक्ट है, वो ठीक नहीं है। उन्होंने पूरा वो बताते हुए कि नियमों का ध्यान रखें और यहाँ पर माताएं बहनें, माँ बेटी, पिता पुत्र और भाई बहन सब लोग हैं, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को अपना व्यवहार ठीक रखना पड़ेगा। अब ऐसा क्या हुआ, मैंने इसे बहुत तलाशने की कोशिश की कि ऐसा क्या हुआ कि स्पीकर को इस तरह बोलना पड़ा। और उन्होंने कहा सदन की उच्च मर्यादाओं का पालन, उच्च परंपराओं का पालन। तो जब मैंने बहुत तलाशा तो डेक्कन हेरल्ड में खबर छपी है जिसमें इंडिकेट किया गया है, डेक्कन हेरल्ड की वेबसाइट पर, जिसमें इंडिकेट किया गया है क्या हुआ होगा जिसकी वजह से स्पीकर ने ये बात कही।
दरअसल उसमें ये कहा गया, मैं आपको एग्जैक्टली जो डेक्कन हेरल्ड ने लिखा है उससे पढ़ के सुनाता हूं। इन्होंने ये कहा कि द स्पीकर डिड नॉट स्पेसिफाई द रीजन फॉर मेकिंग द ऑब्जर्वेशन एड्रेस टू राहुल, even as the right-wing social media handles claimed that it was linked to the Congress leader's show of affection towards his sister Priyanka Gandhi Vadra, who is also an MP. अब अगर ये वजह है, मुझे याद आ रहा है अभी 1-2 दिन में, या आज की ही या 1-2 दिन पहले की तस्वीर थी जिसमें राहुल गांधी प्रियंका गांधी के हाथ में हाथ डाले हुए चल रहे थे। और दरअसल प्रियंका गांधी उनकी छोटी बहन है और वो कई बार पब्लिकली अपने अफेक्शन का इजहार प्रियंका गांधी को लेकर के करते हैं, पब्लिक मीटिंग्स में करते रहे, अपनी यात्रा के दौरान किया है। और इसमें मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर माँ बेटी सदन में है, पिता पुत्र, पिता बेटी सदन में है, भाई बहन सदन में है, पत्नी सदन में है, तो ऐसे में ये आचरण क्या ऐसा आचरण है जिसको लेकर के स्पीकर को इतनी कठोर टिप्पणी करनी चाहिए नेता प्रतिपक्ष को कटघरे में खड़ा करके? ये बड़ा सवाल है। दरअसल क्या मामला सिर्फ इतना है? मुझे नहीं लगता कोई भी सेन व्यक्ति, कोई भी सही समझ रखने वाला व्यक्ति, कोई भी जिसका दिमाग सही से काम कर रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति भाई बहन के साथ चलने को लेकर के इस तरह के ऑब्जर्वेशंस देगा। लेकिन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने इस तरह का ऑब्जर्वेशन दिया और साथ में उन्होंने सदन की उच्च परंपराओं का ध्यान दिलाया, नेता प्रतिपक्ष का नाम लेकर के। ऐसे में अगर नेता प्रतिपक्ष उसके बारे में कुछ बोलना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे जो स्पीकर ने कहा है, तो ये उनका हक बनता था। और लोकतंत्र में, लोकसभा में नियमों के अनुसार अगर वो बोलने की अनुमति मांग रहे हैं तो उनको दी जानी चाहिए। और दूसरी बात, जो उन्होंने उच्च परंपराओं की बात कही है, मुझे 2 वाकये याद आते हैं पिछली लोकसभा के, और उन दोनों वाक्यों को अगर सदन की उच्च परंपराओं को से जोड़ा जाए, देखा जाए, तो कैसे सदन में सदन की परंपराओं की धज्जियां उड़ाई गई। एक वाकया यह है, जब पिछली बार रमेश विधुड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और जिन्होंने सदन चले भरे सदन में बसपा सांसद दानिश अली पर बहुत ही अश्लील बातें कही थी, अश्लील बातें मैं कह रहा हूं, ऐसे शब्द जिनको हम आप मां बहनों के साथ, मां बहनों के सामने उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे। और तब माननीय ओम बिरला को सदन की उच्च परंपराओं का कोई ध्यान नहीं रहा था। आज तक क्या उस पर कोई कार्रवाई रमेश विधुड़ी के खिलाफ की गई? क्या माननीय ओम बिरला ने उस समय याद दिलाया कि सदन की उच्च परंपराएं क्या है, सदन के नियम क्या है, सदन में मां बहनें हैं, सदन में पिता पुत्र है, पिता और बेटी है, सदन में पति पत्नी है, सदन में भाई बहन है? क्या उस समय उन्होंने याद दिलाया? बिल्कुल नहीं याद दिलाया। और मेरी जानकारी में, या जो पब्लिक में जो चीजें आती हैं, जो मीडिया में आती हैं, उस जानकारी को अगर आधार बनाकर मैं कहूं तो ऐसी कोई खबर मुझे देखने को नहीं मिली जिसमें यह कहा गया हो कि स्पीकर ओम बिरला ने रमेश विधुड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई की। और न ओम बिरला ने और न रमेश विधुड़ी की पार्टी ने, न नेता सदन ने, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोई उस पर उसका संज्ञान ही नहीं लिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस समय रमेश विधुड़ी को खास तौर पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई। टोंक जिले में, टोंक जिले का चुनाव प्रभारी बनाया गया उनको। और फिर
लोकसभा में उन्हें टिकट नहीं दिया गया, लेकिन विधानसभा में उन्हें दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव में भी उतारा गया और वहां फिर उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही थी जो आपत्तिजनक थी आतिशी को लेकर के, आतिशी के पिता को लेकर के। लेकिन ना तो उस समय ओम बिरला ने कुछ कहा, ना नेता सदन ने कुछ कहा, ना उनकी पार्टी ने कोई बात रमेश विधुड़ी से की, और ना बाद में जब रमेश विधुड़ी ने विधानसभा चुनाव में आतिशी पर आपत्तिजनक बातें कही कि कैसे पिता बदल गए या इस तरह कुछ बात कही, तो जब आपत्तिजनक बातें कही उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आज ओम बिरला सदन में भाई बहन के साथ चलने को लेकर के ये बता रहे हैं कि सदन की उच्च परंपराओं और जो मानक है उनके खिलाफ है। ये उनको बताना चाहिए था कि ऐसे क्या ऑब्जर्वेशन उनके हैं, कई दिनों से वो क्या देख रहे थे, क्या उनको पता चला। और अगर राहुल गांधी यानी नेता प्रतिपक्ष पर इस तरह के आरोप है कि उनका व्यवहार, उनका आचरण सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है, एक सांसद के अनुरूप नहीं है, सांसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है, नेता प्रतिपक्ष के अनुरूप नहीं है, तो वो क्या है, ऐसा क्या राहुल गांधी ने किया। लेकिन ना उन्होंने बताया और न राहुल गांधी को मौका दिया कि वो अपनी बात कह सके। ये अगर एक तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र को चुप कराने की साजिश है। दूसरी जो वाकया मुझे याद आता है वो वाकया राहुल गांधी को लेकर के ही है, और वो वाकया तब का है जब मणिपुर पर शायद बहस चल रही थी और राहुल गांधी, या एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मणिपुर पर बहस थी या जो अविश्वास प्रस्ताव था उस पर बहस थी, कुछ उस तरह की चीजें थी जिसमें उस समय की मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस का आरोप लगाया था। फ्लाइंग किस का आरोप लगाया और उस पर इतना बवाल किया गया, लेकिन उस पूरे मामले में जब सारी चीजें देखी गईं तो पता चला कि स्मृति ईरानी झूठ बोल रही। लेकिन उस समय भी ओम बिरला को यह ध्यान नहीं रहा, माननीय स्पीकर को यह ध्यान नहीं रहा कि सदन में पिता, बेटी, भाई, बहन, पति, पत्नी, ये सारे लोग होते हैं और ऐसे में एक बड़ी पार्टी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता पर फ्लाइंग किस देने का आरोप जैसा घटिया आरोप लगाया उन्होंने। लेकिन क्या उस समय स्पीकर ओम बिरला को सदन की उच्च परंपराओं का ध्यान आया? क्या उन्होंने स्मृति ईरानी को कुछ कहा? क्या स्मृति ईरानी के खिलाफ कोई कार्रवाई की कि उन्होंने सदन के एक वरिष्ठ सदस्य जो 2004 से सांसद है और विपक्ष की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हों, जो उन पर इतना घटिया झूठा आरोप लगाया? लेकिन आज जब भाई बहन एक साथ चल रहे हैं, हाथ में हाथ डाल करके चल रहे हैं, तो ओम बिरला को सदन की उच्च परंपराएं याद आ रही हैं और उनको लगता है कि भाई बहन का साथ चलना सदन की उच्च परंपराओं के अनुरूप नहीं है, उनका आचरण नियमों के अनुरूप नहीं है, उनका आचरण सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है, उनका आचरण नेता प्रतिपक्ष की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। ये आखिर ऐसा क्यों है? शत्रुघ्न सिन्हा सही कह रहे थे, जो आपने उनकी बाइट मैंने आपको सुनाई शुरुआत में, इंट्रो में जो बाइट थी कि भाई ऐसा क्या है, क्या हो गया, कौन सा दबाव है? तो वो कौन सा दबाव है? वो कौन सा दबाव है जिसके चलते ओम बिरला इस तरह से नेता प्रतिपक्ष का मुंह बंद करना चाहते हैं, बंद कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार
राहुल गांधी से इतना डरी हुई है? अभी तो कुछ दिन पहले बालक बुद्धि कहा जा रहा था, प्रधानमंत्री ने कहा, ढेर सारे उनके सांसदों ने प्रधानमंत्री के कहने के बाद बालक बुद्धि कहा, और आज इतना डर, किस बात का डर है? इसी को खंगालते हैं, इसी को समझने की कोशिश करते हैं, किस बात का डर है। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों के कुछ डेवलपमेंट्स देखिए। यह बात सही है कि कई विधानसभा चुनाव जो कांग्रेस को लग रहा था कांग्रेस जीतेगी, वो चुनाव वो हार गई और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरह से जीती। चाहे वो जम्मू संभाग में रहा हो प्रदर्शन, हरियाणा में रहा हो, या महाराष्ट्र में रहा हो, और फिर दिल्ली में रहा हो। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी से डर, ये डर किस बात का है? अब कुछ चीजों को समझिए। पिछले दिनों आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलोर में थी, और उसकी सभा की समाप्ति के बाद, बैठक की समाप्ति के बाद, जो जनरल सेक्रेटरी हैं आरएसएस के, जो जनरल सेक्रेटरी हैं आरएसएस के, दत्तात्रेय होसबोले ने जो पूरी जानकारी दी कि बैठक में क्या फैसले किए गए हैं, उसका पूरे का लब्बो-लुआब ये था कि 100 साल पूरे होने पर, ये 100 साल जो चल रहे हैं, 100वां साल जो चल रहा है आरएसएस का, इस दौरान पूरी तरह से कम्युनल एजेंडे पर आरएसएस काम करेगी। हिंदुओं के यूनिफिकेशन, हिंदू समाज का यूनिफिकेशन, हिंदुओं का एकजुट करना, इसी पर काम करेगी। सही सत्य स्थापित करना, देश का नैरेटिव बदलना। तो देश का वो कौन सा नैरेटिव है जिसे वो बदलना चाहते हैं, सोचिए। अब एक और आपको डेवलपमेंट बताते हैं। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी, 2 दिन पहले दरअसल लोकसभा में और राज्यसभा में, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में 1 या 2 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% का आरक्षण देने का फैसला किया। उसको लेकर के जबरदस्त ढंग से लोकसभा और राज्यसभा में हल्ला मचाया गया और कहा गया कि ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान की बात करते हैं और खुद संविधान बदलना चाहते हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के दौरान साफ तौर पर अपने भाषणों में कहा था, जिसकी आलोचना अपने देश के मीडिया में तो नहीं हुई लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में बहुत हुई, कि हेट स्पीचेज माना गया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर इनकी सरकार आएगी तो आप, महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, हिंदू महिलाओं को, कि आपका मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आपके यहां 2 भैंसें हैं तो 1 भैंस मुसलमानों को दे दी जाएगी, 2 घर हैं तो 1 घर मुसलमानों को दे दिया जाएगा अगर इनकी सरकार आई तो। इतनी ज्यादा इस तरह की बातें हुई हैं लोकसभा चुनाव में, और अभी, और उससे पहले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में, कर्नाटक में, बिहार में, कई जगहों पर ये बातें कही कि ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे रहे हैं ये लोग, ये नहीं होने दिया जाएगा, मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने दिया जाएगा। और वही पार्टी जो मुसलमानों के खिलाफ इतना विस्ममन, प्रधानमंत्री मुसलमानों को कहते हैं कि इनको इनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। जब गुजरात के दंगे, गोधरा के बाद वाले दंगे हुए थे, उसके बाद जो शरणार्थी कैंप था, राहत कैंप था, वहां पे जो मुसलमान थे उनको उन्होंने ये कहा कि ये बच्चा पैदा करने की फैक्ट्रीज हैं। और अब सौगातें मोदी दी जा रही है रमजान के मौके पर, एक पूरी किट तैयार करके 32 लाख
मुस्लिम परिवारों को सौगात ए मोदी, जिसमें सिवैयां हैं, मिठाई है, ढेर सारी चीजें हैं और इसके अलावा घर की एक महिला के लिए कपड़ा भी है, वो बांटा जा रहा है। क्यों? सोचिए आप, बिहार का चुनाव आने वाला है। बिहार चुनाव अक्टूबर नवंबर में होना है। उससे पहले कांग्रेस जिस तरह से बिहार के मैदान में है, उससे जबरदस्त हलचल मची हुई है। तेलंगाना की जाति गणना के बाद और जिस तरह से उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको लेकर के भी चिंता की लकीरें भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त गहरी होती जा रही हैं। अब और राहुल गांधी का जो जाति गणना और सामाजिक न्याय का नैरेटिव है, वो पूरे देश में चल रहा है। संविधान का नैरेटिव चल रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ। और आपको याद दिलाएं, 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर जाकर के मोहन भागवत से मिलने वाले हैं। पता नहीं नरेंद्र मोदी ने समय मांगा या मोहन भागवत ने बुलाया है, लेकिन वो बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के 5वें चरण से पहले जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू देकर के उस समय कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अब बैसाखियों की जरूरत नहीं है, मतलब उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। लेकिन जब 4 तारीख को नतीजे आए तो नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की 63 सीटें 2019 के मुकाबले कम हो गई थी और उन्हें बहुमत से खासा दूर, बहुमत से वो करीब 33 सीटें दूर रह गए, जिसके चलते नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। और उसके बाद आरएसएस ने, मोहन भागवत ने कई सारी नसीहतें प्रधानमंत्री को बिना नाम लिए दी थी कि कैसे उनको कंडक्ट करना चाहिए, कैसे प्रतिपक्ष को कैसे व्यवहार करना चाहिए और उन्हें दुश्मन नहीं मानना चाहिए, वो प्रतिपक्ष हैं, डेमोक्रेसी के खास अंग हैं। ये सारी बातें उन्होंने ये सब बताया था। और जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, उसकी खिल्ली भी मोहन भागवत ने इसी झारखंड के गुमला जिले के बिशुनपुर में उड़ाई थी। और फिर बाद में जो चुनाव हुए तो आरएसएस जिसे दरकिनार करने की बात चल रही थी, उस आरएसएस ने अपना प्रभाव दिखाते हुए पूरी ताकत जम्मू, हरियाणा, महाराष्ट्र में और दिल्ली में झोंक दी, जिसके चलते ये नतीजे आए। और उसके बाद एक बड़ा ये चीज शुरू हो गई कि भारतीय जनता पार्टी बिना आरएसएस के चुनाव शायद नहीं जीत पाएगी। और आरएसएस ने अपनी महत्ता साबित कर दी। और यही वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का नाम पहले तय हो जाना था, वो अभी तक लटका हुआ है। 30 तारीख को इस पर भी बात होगी। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक मोदी जी के सक्सेशन की भी बात होने वाली है। चर्चाएं तो यहां तक चल रही हैं कि शायद मोदी को 75 साल की उम्र पूरी करने पर उनको रिटायर करके उन्हें राष्ट्रपति बना दिया जाए। 2027 में शायद राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं, तो उन्हें राष्ट्रपति बना दिया जाए और उनकी जगह किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसकी वजह यह बताई जा रही है कि मोदी का चेहरा अब उतना प्रभावशाली नहीं रहा, उसका असर नहीं रहा। और ये बात तो दरअसल कर्नाटक चुनाव के बाद, मुझे याद है 21 मई या 21 जून का अंक है ऑर्गेनाइजर का और पांचजन्य का, जिसमें लिखा गया कि मोदी के चेहरे और सिर्फ मोदी के चेहरे और हिंदुत्व के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। अब फिर लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, उसमें भी बहुत साफ है
कि मोदी का चेहरा कारगर नहीं रहा। कर्नाटक में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, तेलंगाना में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, हिमाचल में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। लेकिन जहां जहां मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। ये भी एक एक बड़ी बात है जिसे समझना जरूरी है कि जो काम ओम बिरला राहुल गांधी को चुप कराने का कर रहे हैं उसके पीछे कौन सी वजहें हैं। शायद उनको लगता हो कि राहुल गांधी अगर पार्लियामेंट में बोलेंगे, राहुल गांधी को बोलने का जितना मौका मिलेगा उतना ही उनका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। और ये कई तरह से अगर आप देखें, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो खबरें आती हैं, जो तमाम तरह के और सर्वे भी आते हैं, उन सर्वे में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की जो स्वीकार्यता है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। भले भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको नमूना कहें, जैसे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ANI से इंटरव्यू में ये बात कही है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नमूने हैं। अब आप सोचिए कि एक चुना हुआ संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में ये जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, क्या ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप हैं? क्या ये संविधान का माहौल नहीं है? क्या ये लोकतंत्र का माहौल नहीं है? लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। और जो दबाव केंद्र में दिखाई दे रहा है उसको इस इंटरव्यू में एक चीज और डिकोड करने की जरूरत है कि योगी आदित्यनाथ ने इस इंटरव्यू के जरिए दिल्ली पर अपना दावा जता दिया है। और मोदी के लिए बड़ी दिक्कत यह है कि मोदी जब से कमजोर हुए हैं तब से लगातार एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस। और आपको याद होगा चुनाव के नतीजे, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश दिल्ली से हुई थी, उसमें आरएसएस ने, मोहन भागवत ने योगी की पीठ पर हाथ रख दिया था। और उसके बाद योगी लगातार मजबूत होते चले गए। योगी से डर इस बात का है कि लोकसभा चुनाव में जहां प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ 1.5 लाख वोट से जीत पाए और अपने आसपास की किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जिता नहीं पाए, वहीं योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। अगर योगी आदित्यनाथ अच्छा प्रदर्शन ना करते तो भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें भी नहीं मिलती और शायद केंद्र में सरकार भी नहीं बन पाती। और उसी से डर के योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाने का काम शुरू हुआ उसके चलते। और क्या आप देखिए कि पॉलिटिक्स किस तरह की चली। वो पॉलिटिक्स इस तरह की चली, योगी आदित्यनाथ को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिशें करवाई गई दिल्ली से। केशव प्रसाद मौर्य ने, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उन लोगों ने कहा कि जो आरक्षित पद हैं उनको नहीं भरा जा रहा है, आरक्षण के अनुरूप भर्तियां नहीं हो रही हैं। ये बातें कही गई। तो ये जो कई फैक्टर्स हैं, एक तो इंटरनल पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी की जिसका दबाव मोदी पर है, दूसरा राहुल गांधी का बढ़ता प्रभाव, तीसरा कि जिस तरह से जाति गणना और सामाजिक न्याय का नैरेटिव पूरे देश में खड़ा है, और बिहार के चुनाव, इसके अलावा साउथ इंडिया में जो माहौल खड़ा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उससे बड़ी दिक्कत होने वाली है। और स्थिति यह हो गई कि जो तमिलनाडु के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, अन्नामलाई के चलते लोकसभा चुनाव में AIADMK से गठबंधन न करके एक अलग गठबंधन किया गया था। लेकिन अब
एआईडीएमके को के साथ गठबंधन करने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी एआईडीएमके के एक बड़े नेता आकर के दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मिले। तो साउथ का दबाव, पहले तो पार्टी के अंदर का दबाव, आरएसएस का दबाव, साउथ का दबाव, बिहार के चुनाव, कांग्रेस की बढ़ती स्वीकार्यता, राहुल गांधी की बढ़ती स्वीकार्यता, ये सारे दबाव प्रधानमंत्री मोदी का अपनी छवि कमजोर होते जाना, एक तरफ ये चीजें हैं। दूसरी तरफ देश में जो आर्थिक हालात हैं, भले डेटा कुछ भी कहे, भले वित्त मंत्री कुछ भी कहें, लेकिन आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं, चीजें गड़बड़ाती जा रही हैं। और ऊपर से जिस तरह की जो तेज चलती जियोपॉलिटिक्स है, उसमें और ज्यादा मुश्किलें हमारी अर्थव्यवस्था के सामने इस सरकार की नीतियों के चलते आने वाली है। अभी जो बैठक दिल्ली में चल रही हैं, जो अमेरिका ट्रंप के प्रतिनिधि आए हुए हैं, खासतौर पे जो रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर के, जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है, उसको लेकर के जो बातचीत चल रही है, जो चीजें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक 87% एक्सपोर्ट जो इंडिया का अमेरिका को है, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, ट्रेड सरप्लस है वहां पर। बहुत कम देशों से हमारा ट्रेड सरप्लस है, उसमें अमेरिका भी है। करीब $46 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। लेकिन जब 87% हमारा निर्यात टैरिफ उस रिटेलिएटरी रेसिप्रोकल टैरिफ के दायरे में आएगा, तो आप समझिए कि उसका क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ जो एक्सपोर्ट अमेरिका हमारे देश में करता है, यानी जो हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से, उसमें 55% जो इंपोर्ट है, उस पर भारत सरकार टैरिफ कम करने को तैयार हो रही है, ऐसी खबरें। इसका भी असर पड़ेगा। तो इससे एक तो इकोनॉमी हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। भले वो कहा जाए हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। भले कहा जाए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इसलिए नहीं है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इसलिए है क्योंकि बाकी यूरोप के देश जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रही, ये वजह है उसकी। और अगर आप बाकी आंकड़ों जिनसे सही तस्वीर निकल के आती उनको देखें, तो वहां दयनीय स्थिति है। इवन जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया है, उसमें भी हम बहुत पीछे हैं। कहा तो ये जा रहा है, हालांकि मैं मानने को मैं तैयार नहीं होता हूं, लेकिन ये उस इंडेक्स के हिसाब से पाकिस्तान के लोग हमसे ज्यादा खुश हैं। चाइना के लोग तो हैं ही, पाकिस्तान श्रीलंका के लोग हमसे ज्यादा खुश हैं, नेपाल के लोग हमसे ज्यादा खुश हैं। ऐसा कैसे? क्या इसकी वजह यह है कि जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, जो एक तरह से लोकतंत्र पे ताला लगाने के जो तरीके हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो आजादी होनी चाहिए वो आजादी नहीं है, और जिस तरह से वैमनस्य की राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति चलाई जा रही, उसके चलते जो सोशल टेंशन्स हैं, और जिस तरह की पॉलिटिक्स का बढ़ावा दिया गया है, उसके चलते जो रिश्तों में टेंशन्स हैं, क्या उन सारी वजहों से एक तो सोशल डिस्ट्रेस, पर्सनल डिस्ट्रेस, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, और ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को समझती नहीं है, इन चीजों को समझती है। आने वाले दिनों में और इस तरह के दबाव होने जा रहे हैं। सैमसंग, जो प्रधानमंत्री बहुत उसके साथ कहते हैं कि साहब हम मोबाइल, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे बढ़ गए हैं, उस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में अब दिक्कत आने जा रही है। और दरअसल वो हम बहुत आगे बढ़े नहीं हैं, उसमें हम असेंबलिंग में बहुत आगे बढ़ गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, क्योंकि उसके बहुत सारे कलपुर्जे चाइना या दूसरे देशों से लाए जाते हैं। और जो टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनमें से सैमसंग को छोड़ के बाकी 4
चाइनीज हैं, जिनकी सब्सिडरी है यहां पर। तो ये स्थिति है देश की। और दूसरी तरफ अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट अमेरिका के उसमें आई है, उस रिपोर्ट का मैं जिसमें यह कहा गया है कि वहां जो मादक पदार्थ की तस्करी का मामला बहुत ज्यादा ट्रंप ने उठाया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस सब्सटेंस का, लेकिन उसमें कहा गया है कि चीन और भारत का सबसे बड़ा हाथ है। और यह बात तब जब प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को अपना दोस्त कहते हैं और ट्रंप भी प्रधानमंत्री मोदी को माय डियर फ्रेंड कहते हैं। तो ये कैसी दोस्ती है? ये कैसी दोस्ती है जिसमें एक एक करके हर चीज पर भारत पर ही दबाव बढ़ाया जा रहा है? और वो भारत जो दुनिया में जितने बड़े देश हैं, जितने महत्वपूर्ण देश हैं, उनमें से कोई अमेरिका के साथ रेसिप्रोकल टैरिफ पर समझौता करने के लिए नहीं खड़ा हुआ है। कनाडा ने काउंटर टैरिफ लगा दिए, मैक्सिको अड़ गया, यूरोपीय यूनियन अड़ा हुआ है और चाइना तो अड़ा ही हुआ है। ऐसे में भी हम अमेरिकन लाइन को टो कर रहे हैं। उसके बावजूद अमेरिका ये प्रेशर बना रहा है, ये इसका दबाव भी प्रधानमंत्री मोदी पर है, क्योंकि वो इंटरनेशनल चीजों को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में प्ले करते रहे। इंटरनेशनल जो अपनी छवि एक इस तरह की बनाई कि साहब हम विश्व गुरु हैं, दुनिया हमारी बात मानती है, मैं अकेला नेता हूं। जो अभी शशि थरूर ने जो बात कही कि जो पुतिन के भी गले लग सकता है और जेलेंस्की को भी गले लगा सकता है, लेकिन पूरी प्रोसेस में प्रधानमंत्री मोदी को न ट्रंप ने पूछा, न पुतिन ने पूछा, न जेलेंस्की ने पूछा। और जेलेंस्की जो इतने मुश्किल में फंसे तब भी नहीं पूछा। वो कहां गए? वो स्टारमर के पास गए, वो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के पास गए, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी के पास नहीं आए। पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को फोन नहीं किया। ट्रंप ने अपनी तरफ से शी जिनपिंग से मिलने की कोशिशें ट्रंप कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री अपनी तरफ से मिलने की कोशिशें कर रहे थे। और अप्रैल में जब यह हुआ कि वो पेरिस में नहीं आएंगे ट्रंप, तो वो सीधे व्हाइट हाउस पहुंच गए और वहां पर भी अपमान हुआ। हर व्यक्ति को, जापान का प्रधानमंत्री हो या जॉर्डन के शाह हो या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो फ्रांस के मैक्रों, सबको लेने के लिए गाड़ी के गेट पर ट्रंप खड़े हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को लेने के लिए वो बाहर नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी जब जा रहे थे उस समय एक जहाज, मिलिट्री जहाज आया, हथकड़ी बेड़ियों में भारतीयों को बांध करके अमृतसर छोड़ गया, और जब वो लौट करके आए तब 2 जहाज आए और उसी तरह से हथकड़ी बेड़ियों में लेकर के भारतीयों को लेकर के यहां छोड़ गए। इसका भी मैसेज है। और ये सारी चीजें दरअसल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भले मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ ना लिखता हो, चैनल्स कुछ ना चलाते हो, लेकिन वो चीजें तो आ ही जाती, लोगों तक पहुंच ही जाती हैं। सोशल मीडिया है, ढेर सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, ट्विटर है, और एक फैक्टर और जो दबाव है वो देखिए। पिछले दिनों ग्रोक किस तरह से, ग्रोक कहने का मतलब एक्स का जो एआई है, वो ऐसा नहीं है, आप ये मान करके मत चलिए, मैं बिल्कुल इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं कि वो उसका एल्गोरिदम है, उसका जो एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसके पास जो चीजें फीड हैं उनके आधार पर चीजें निकाल करके और यहां दे रहा है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। दरअसल उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। वो रणनीति है एलन मस्क की, वो रणनीति है ट्रंप की, प्रधानमंत्री मोदी को दबाव में लेने की। आज ही मैं अमेरिका की एक मैगजीन है द अटलांटिक,
उसमें एक बड़ा आर्टिकल आया है, उस आर्टिकल को पढ़ रहा था। उसमें यह बताया गया कि यूरोप के देश इस बात को लेकर, एलन मस्क और उनके एक्स को लेकर के बहुत आशंकित हैं कि ये यहां की डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंटरफेरेंस करेंगे और उसको कैसे रोका जा सकेगा। दरअसल उसमें यह बताया गया कि जितने फॉलोअर्स एक्स पर हैं एलन मस्क तो मालिक ही हैं एक्स के, उनके फॉलोअर्स भी बहुत हैं। उनके जितने फॉलोअर्स हैं, जर्मनी में जो एएफडी एक फार राइट ऑर्गेनाइजेशन है जो हिटलर को अपना आदर्श मानता है, उसकी नेता के साथ बातचीत ट्विटर पे जारी की एलन मस्क ने। और उस आर्टिकल में यह कहा गया कि एलन मस्क की जितनी रीच है उतनी रीच जर्मनी के किसी अखबार की नहीं, किसी चैनल की नहीं। तो ऐसे में इसको रोका भी नहीं जा सकता है। तो इस पर एक चिंता जाहिर की जा रही यूरोप में कि एलन मस्क के इंटरफेरेंस को कैसे रोका जाए, ट्रंप के इंटरफेरेंस को कैसे रोका जाए। अगर उन चीजों के प्रकाश में अपने यहां एक्स पर जो कुछ हो रहा है उसको देखें। वैसे सब लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी के को लेकर के जो फैक्चुअल चीजें हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन इसको एक दूसरे तरह से भी देखने की जरूरत है। और जब उस तरह से आप देखेंगे तो ये बहुत खतरनाक चीज दिखाई देगी। वो ये है कि हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में एलन मस्क एक्स के जरिए इंटरफेरेंस कर रहे हैं। भले आज वो चीज सही दिख रही हो, कल को जब कुछ दूसरा करेंगे तब वही चीज डेमोक्रेसी के लिए खतरा दिखाई देने लगेगी। तो ये कैसे ये चीजें चले, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक अपने यहां है नहीं जो चाइनीज कंपनी है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ढेर सारे इस तरह के जो अमेरिका से संचालित हैं, जो अमेरिकन ओलिगार्क हैं उनके द्वारा संचालित हैं। अमेजॉन का मालिक, एक्स का मालिक, फेसबुक का मालिक, गूगल का मालिक, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक, ये सारे जो बड़े बड़े अमेरिका के जो बड़े ओलिगार्क हैं, ये सब अपनी तरह से चीजों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और यूरोप में जो चिंता है वो चिंता ये है कि कैसे इनको यूरोपीय जो लॉ है, यूरोप में जिस तरह से डेमोक्रेसी की सैंक्टिटी को बरकरार रखने की चिंता है, उसके तहत कैसे इन लोगों को अलाइन किया जाए, और जो मुश्किल काम है। आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि अगर ट्रंप का साथ जरूरी है या डेमोक्रेसी बचाना जरूरी है, तो उस चुनाव में जो यूरोप की हालत है, उस हालत में बहुत कठिन चुनाव होगा ये। तो ये सारी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में अपने यहां राहुल गांधी पर रोक लगाने का, राहुल गांधी के बोलने पर रोक लगाने का। और आपको वाकया तो याद ही होगा कि 2 साल की सजा हुई, फटाफट सूरत की अदालत ने कर दी, और फटाफट हमारे स्पीकर ने राहुल गांधी की सदस्यता भी समाप्त कर दी और उनका बंगला भी खाली करा लिया। इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? क्यों थी? किस वजह से थी? और आज जब वो बोलने की बात करते हैं तो कौन सी वजह है? और केवल राहुल गांधी के साथ ही नहीं, पूरे विपक्ष के साथ, सिर्फ लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में भी इसी तरह की चीजें हो रही हैं। राज्यसभा में माननीय चेयरमैन धनखड़ साहब जब भी नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं तो वो बीच बीच में जरूर इंटरफियर करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं। कभी कोई किस्सा लेके आएंगे, कभी कोई किस्सा लेके आएंगे, कभी कोई किस्सा लेकर के आएंगे, और कभी रिडिकूल करेंगे, जो चेयर को नहीं करना चाहिए। ये सब क्यों हो रहा है? और जब आप इन चीजों पर सोचेंगे
जितने डॉट्स हमने आपको बताए हैं उन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और फिर इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश, ये आपकी जिम्मेदारी, आप इसका सवाल का जवाब तलाशें। तो आपकी समझ में आएगा कि आखिर मामला है क्या, इतना डर क्यों है, दबाव किस बात का है, वो बात आप समझ सकेंगे। तो चलिए इसी के साथ बातचीत खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, नमस्कार, जय हिंद।